इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार हमारी कंट्री का 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर का लैंड एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय मैनग्रोव्स. रीड अगेन, 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर. ये कोई बहुत बड़ा एरिया या बहुत बड़ा शेयर नहीं है. इट इज जस्ट 0.15% of our total geographical area. Just 0.15%. But ये छोटा सा एरिया हमारी कंट्री के लिए काफ़ी सारे लोग, हमारी कंट्री में काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं मैनग्रोव से, डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड पे, राइट. क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा प्रोजेक्ट है. That is the mangroves. मैनग्रोव इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. मैनग्रोव एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जो कि एक इकोक्लाइन रीजन के अंदर आता है. ये एक इकोक्लाइन रीजन के अंदर आता है, यानी कि जब हम जंगल से समुद्र की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, whenever we are transitioning from a forested landmass to the sea, बीच में जो जोन ऑफ ट्रांजिशन आता है, बीच में जो जोन ऑफ ट्रांजिशन आता है, वहां पे अक्सर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं. अब क्या मतलब होता है मैनग्रोव से? मैनग्रोव का मतलब ऐसी प्रजाति के पेड़, सच कैटेगरी ऑफ ट्रीज जो कि सॉल्ट वाटर कंडीशंस में सरवाइव करना सीख जाते हैं. ट्री स्पीशीज दैट आर एबल टू सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर कंडीशंस, इनको हम लोग मैनग्रोव्स के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन मैनग्रोव्स का नाम डराइव होता है सुंदरी ट्रीज से. तो सुंदरी एक प्रकार का मैनग्रोव ट्री है जो सॉल्ट वाटर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है. इनको हम लोग हेलोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं. तो आज का इस सेशन में वेलकम टू राम IAS हम लोग ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक छोटे से विलेज ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से कैसे मैनग्रोव घटते बैरन लैंड एरिया जो एकदम डिक्लाइनिंग स्टेट पे पहुंच चुका था, कैसे उन मैनग्रोव्स को रिस्टोर किया और रिस्टोरेशन के बाद कैसे वहां पे रहने वाले लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया. एक नज़र नवगढ़ पे देख लेते हैं. तो क्या है ये नवगढ़? बेसिकली चर्नर रिवर जो कि JNPT के पास है और नवगढ़ जो कि एक छोटा सा विलेज है, यहाँ पे एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जहाँ पे आपके रेलवे, रोडवेज, ये सारे ट्रांसपोर्ट लाइंस अवेलेबल होते हैं. कैसे यहाँ पे एक कनेक्टिविटी हम इस्टेब्लिश करें, ये इसकी एक केस स्टडी सामने आई है. जब ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा था तो सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट खतरा आया था वो था मैनग्रोव, नवगढ़ के मैनग्रोव फॉरेस्ट्स में. हमारी कंट्री में कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत 50 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया है. वहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है. एंड वो मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के इंटेंशन के साथ ही हम लोगों ने कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के अंदर 4 रीजन्स बनाए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4. तो मैनग्रोव्स एक एक्सक्लूसिव जोन में आ जाते हैं जिसको प्रायर मोस्ट यानी कि जोन 1 लेवल कैटेगरी का प्रोटेक्शन प्रोवाइड मिलता है. तो हुआ क्या कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने के लिए जब इन मैनग्रोव फॉरेस्ट को डिप्लीट किया गया तो यहाँ पे डिपेंडेंट जो लोकल कम्युनिटीज थी, लोकल कम्युनिटीज जो फिशरीज पे डिपेंड करती थी, जो क्रैप फार्मिंग पे डिपेंड करती थी, उनको बहुत ही सिवियर जो है इम्पैक्ट पहुंचा. 2021 में भारत सरकार ने ग्रीन पीस फाउंडेशन, ग्रीन इनिशिएटिव फंड, नॉट ग्रीन पीस फाउंडेशन, भारत सरकार ने ग्रीन इनिशिएटिव फंड और UNDP के साथ एक कोलैबोरेशन किया.
ग्रीन इनिशिएटिव फंड एंड यूएनडीपी के साथ जब कोलैबोरेट किया इस इंटेंशन के साथ कि कैसे हम लोग एक लोकल ड्राइव स्टार्ट कर सकते हैं इन डिप्लीटिंग मैनग्रोव्स को रिवाइव करने की, ताकि लोकल कम्युनिटीज, वहाँ का वातावरण जो कि इन मैनग्रोव फॉरेस्ट पे काफी निर्भर करता था, उसको बेहतर बनाया जा सके। इसके बाद, इस कोलैबोरेशन के बाद, मैनग्रोव फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट कमिटीज का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि कैसे वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करे पार्टिसिपेट करने में टू कंजर्व दीज मैनग्रोव फॉरेस्ट। इन्होंने इन्वॉल्व किया ग्राम पंचायत को, खास तौर पे महिलाओं को, और महिलाओं द्वारा रन करे गए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। इन सभी लोकल कम्युनिटीज का एक कोलैबोरेशन हुआ, जिसके बाद मैनग्रोव फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो गई, आरंभ हो गई। मैनग्रोव्स ज्यादातर अगर आप देखो तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन्स में पाए जाते हैं। नाउ दीज आर द इकोसिस्टम जो हाई रेनफॉल एरियाज में काफी थ्राइव करते हैं। ओके, दीज इकोसिस्टम दे थ्राइव इन हाई रेनफॉल एरियाज। इनका जो टेम्परेचर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये वेरी करता है। ये वाटरलॉग्ड सॉइल, हाई सैलिनिटी सॉइल और फ्रीक्वेंट टाइडल सर्जेस में सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही साथ ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एज बायोशील्ड्स अगेंस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स। यानी कि कभी भी कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाए, हाई टाइड इवेंट हो, अर्थक्वेक हो, एक्सेसिव पॉल्यूशन हो, मैनग्रोव ह्यूमन हैबिटेशन से पहुंचने से पहले ही आने वाली आपदा को झेल लेती है किसी तरह। इसीलिए इनको बफर जोन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। इसीलिए इनको बफर जोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये डिजास्टर का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, जो और भी ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, एंड काफी सारे केसेस में कुछ एक्सटेंट तक मिनिमाइज भी कर देते हैं, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैनग्रोव का सिर्फ लोकल लाइवलीहुड और एनवायरनमेंट ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी बहुत गहरा और इम्पॉर्टेंट जो है डायरेक्ट इसमें आप कहो तो रिलेशन है। उसके अलावा जो रूरल पॉपुलेशन है काफी डिपेंड करती हैं मैनग्रोव्स पे विद रिस्पेक्ट टू द बायोमास। बायोमास में आपका टिम्बर आ जाता है, बायोमास में आपका एक्वाकल्चर, मरीन फिशरीज, क्रैब्स, ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, राइट। कुछ कुछ कम्युनिटीज जैसे बाउल ऑफ बंगाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बाउल्स ऑफ बंगाल, दे रिप्रेजेंट द communal and the cultural relation of a community with the mangrove forest। ये सिर्फ मैनग्रोव एनवायरमेंटल ही नहीं, कम्युनिटी का कल्चरल रिलेशन क्या है मैनग्रोव फॉरेस्ट से, उसको सबसे ज्यादा अगर अच्छे से कुछ रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द फेमस बाउल्स ऑफ बंगाल। खैर, अभी हम लोग नवगढ़ मैनग्रोव के बारे में बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जैसे ही कोलैबोरेशन हुआ, धीरे धीरे सस्टेनेबल क्रैप फार्मिंग, एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज को स्टार्ट किया गया। इलीगल कटिंग के ऊपर रोक लगाई गई। इलीगल कटिंग के ऊपर रोक, एफॉरेस्टेशन, मेंटेनिंग बेसिक नॉर्म्स एंड लेवल्स ऑफ क्लेanliness, एंड वी ऑल नो वुमेन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। जैसे ही ये धीरे धीरे हुआ, ठीक 2 साल के अंदर अंदर 2021 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। 2 साल के अंदर अंदर जो बैरन लैंड था, राइट, जो लैंड पूरी तरीके से उसका डिफॉरेस्टेशन हो गया था, थ्रू रिगरस एफर्ट्स इस पूरे के पूरे लैंड को हम लोगों ने अच्छे से रिवाइव कर लिया। जब ये पूरी तरीके से रिवाइव हो गया, जब ये पूरा पूरा लैंड, बैरन लैंड रिवाइव हो गया, इट वाज स्टीमिंग विद फ्रेश वाटर, right, it had not fresh water but it was steaming with healthy water। याद रखिएगा, मैनग्रोव्स कभी भी फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाते, they need salty water to survive। यहाँ पे महिलाओं को ऐसे फायदा हुआ कि जब उनको क्रैप फार्मिंग करनी थी तो उनको दूर दूर प्लेसेस पे ट्रैवल करना पड़ता था,
बाद में उसकी आवश्यकता ही कम हो गई, क्योंकि मैंग्रोव का प्रेजेंस जहाँ पे बढ़ा वहाँ पे उनका एक्वाकल्चर, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी भी साथ साथ इंक्रीज होती गई। तो क्रैब फार्मिंग के लिए अब महिलाओं को बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक इसी के साथ हेल्दी हार्वेस्ट एंड वाइल्ड क्रैब एक्वा फार्म, हेल्दी हार्वेस्ट एंड वाइल्ड क्रैब एक्वा फार्म भी स्टार्ट हो गया। हेल्दी हार्वेस्ट एंड वाइल्ड क्रैब एक्वा फार्म इसके बाद स्टार्ट हुआ एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ पे मैनग्रोव इकोसिस्टम की हेल्थ को हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट हमें जो है बदलाव देखने को मिला। तो ये नवगढ़ का एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि रिप्रेजेंट करता है मॉडल मैंग्रोव्स को टू ऑल दी अदर स्टेट्स, राइट। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, 0.15% ऑफ आर नेशनल जियोग्राफिक ऑफ आर टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो कि मैंग्रोव से ऑक्यूपाइड है, ठीक है। कैसे यहाँ पे कंजर्व होता है, इसका एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल। नाउ लेट अस सी द स्टेट वाइज डेटा। IFSR का ही डेटा देख ले तो 42% मैंग्रोव्स आर देयर विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है द स्टेट ऑफ गुजरात विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैंग्रोव्स। देन तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मैंग्रोव से रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद मिष्ठी इनिशिएटिव, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम। कैसे हम लोग शोर लाइन हैबिटेट और टैंजिबल इनकम को मैंग्रोव के साथ सिंक्रोनाइज करके लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल बना सकते हैं, ब्रॉडली मिष्ठी का यही एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। इसके अंदर हम लोग कन्वर्जेंस फंड का यूज करेंगे अंडर द कंपा अथॉरिटी, जिसमें काफी सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिकग्नाइज किया गया है फॉर देयर रेगुलर एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। स्टार्टिंग ऑफ जो आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इसमें मैंग्रोव्स इंक्लूडेड है एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, जो कि एक्टिविटीज को 50 मीटर के बफर जोन में एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन या कॉम्पनसेटरी रिफॉरेस्टेशन की बात करें तो मैंग्रोव्स के लिए इसका जो रेशियो डिफाइंड है दैट इज 3:1, यानी कि अगर 1 हेक्टेयर के लैंडस्केप में अगर हम लोग मैंग्रोव्स का डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हमको उसके कंपैरिजन में 3 हेक्टेयर्स ऑफ लैंडस्केप को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे मैंग्रोव्स का रीप्लांटेशन करना जरूरी, राइट। उसके अलावा वी ऑल नो अबाउट द नेशनल कोस्टल मिशन के अंदर भी हम लोगों ने सेंटर एंड स्टेट के बीच में 60-40 का फाइनेंशियल मॉडल एस्टैब्लिश किया है फॉर द मैंग्रोव रिहैबिटेशन। देन उसके बाद 2019 की बात करें, 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हम लोग ग्रीन क्लाइमेट फंड और कोस्टल रेजिलियंस को एनहांस करने का काम करते हैं। मैंग्रोव्स का सिग्निफिकेंस क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नॉट जस्ट लाइवलीहुड बट ये नेचर के कार्बन वॉल्ट है। जितना भी हमारा ब्लू कार्बन है या फिर जितना भी हमारा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का कैपेसिटी है, अगर हम देखें वेटलैंड्स को अगर कंसिडर करें, लीव असाइड फॉरेस्ट्स फॉर अ वाइल्ड, अगर हम लोग वेटलैंड्स को देखें, अगर हम लोग मैंग्रोव्स को देखें तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का सबसे ज्यादा कैपेसिटी इज देयर विद द मैंग्रोव, ठीक है। तो ये कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल 3 से 5 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सो दैट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है, राइट, जो मैंग्रोव्स जिस डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक इकोटोनल रीजन में लाई करता है, तो उस तरीके की डाइवर्सिटी हमें सिर्फ वहीं पे देखने को मिलती है
ज़्यादातर। इसीलिए वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ की जो डाइवर्सिटी स्पीशीज हैं, काफ़ी यूनिक स्पीशीज वहाँ पे पाई जाती है। वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जितना भी आपका पोल्यूटेड वाटर है उसको फिल्टर आउट करके, अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें तो फ्रेश वाटर रिचार्ज, मैनग्रोव्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अदर देन दैट, टिम्बर, कोस्टल प्रोटेक्शन, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड टूरिज्म से रिलेटेड मैनग्रोव्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन अकेले की बात करें तो 7 से 10 गुना ज़्यादा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल मैनग्रोव फॉरेस्ट का है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। इसीलिए ये मैनग्रोव से रिलेटेड जो आपकी केस स्टडी है, दैट हैपन्स टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ आपका कल्चरल ही, एनवायरमेंटल ही नहीं, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी मैनग्रोव का क्या है, we all are aware about that. Okay, so this was it for today's session. Thank you so much for joining, and for more such informative videos, stay tuned to Rama IAS. Thank you.